गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और उसके कार्य क्या होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो मैंने आपको बताए थे वो थे राष्ट्रीय नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर उसका सर्वोच्च नियंत्रण होता है, मंत्रिमंडल का समन्वय कार्य करने का काम भी मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल के पास कुछ वित्तीय कार्य होते हैं, कुछ वैदेशिक संबंध स्थापित करने के कार्य होते हैं और कुछ उसके वैदेशिक कार्य होते हैं। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यों का संपादन करने हेतु मंत्रिपरिषद की संरचना की गई, जिसमें प्रधानमंत्री उनसे सलाह लेकर के पूरे देश का शासन चलाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिसके माध्यम से मंत्रिमंडल और संसद के बीच जो संबंध है वो एक नियम के अंतर्गत चलाए जा सकते हैं, या वो कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से ये एक दूसरे पर कंट्रोलिंग बॉडी के रूप में कार्य करते हैं। तो मंत्रिपरिषद और संसद के बीच जो पारस्परिक संबंध है उनको हम दो रूपों में मान के चलते हैं। पहला जो रूप है वो है सैद्धांतिक और दूसरा जो रूप है वो है व्यवहारिक। सैद्धांतिक की बात करते समय हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों में संबंध स्थापित हो रखे हैं। संविधान के द्वारा भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है तथा कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। एक बार ध्यान से सुनिए, जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व के प्रश्न से जब हम प्रसंग की बात करते हैं तो संसद का जो मतलब है वो होता है लोकसभा से। उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के अधीन है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का बहुमत या विश्वास प्राप्त है। संसद के द्वारा मंत्रिमंडल पर निम्नलिखित साधनों के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। सबसे पहला जो नियंत्रण रखने का साधन है वो है प्रश्नोत्तर। दूसरा जो नियंत्रण करने की शक्ति है या जो शस्त्र है वो है काम रोको प्रस्ताव। नंबर 3 पर आता है विधेयक या नीति की अस्वीकृति करना, बजट पर कटौती, प्रशासनिक जांच और अविश्वास प्रस्ताव। ये वो 6 माध्यम हैं जिसके माध्यम से सैद्धांतिक रूप से आपका जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधिवेशन के दिनों में मंत्रिमंडल के सदस्यों से किसी भी प्रकार का प्रशासनिक संबंधित प्रश्न पूछ सकती है। किसी भी प्रकार का प्रशासनिक कार्य से संबंधित प्रश्न को पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों के आधार पर संसद सदस्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों की त्रुटियों को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे परिचित हो जाते हैं और उनके द्वारा निंदा आलोचना के आधार पर सरकार को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार किसी भी प्रशासनिक कार्य को गलत वे में करती है या गलत रूप में करती है तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस गलत कार्य को रोका जा सकता है। दूसरा जो साधन है वो है काम रोको प्रस्ताव। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी गंभीर घटना घटित हो गई हो तो इस बात का अधिकार दिया गया है संसद सदस्य को कि वह चलती हुई किसी भी कार्यप्रणाली को रोक करके उस काम इम्पोर्टेंट जो इशू हो चुका है उस पर चिंतन करने के लिए संसद का ध्यान आकर्षित करे। संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी भी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर सकता है। यदि यह अस्वीकृति लोकसभा के माध्यम से होती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र मंत्रिमंडल संसद की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल का बजट पूरी रूप से नियंत्रण में होता है और लोकसभा द्वारा बजट में कटौती का आशय होता है अविश्वास का प्रस्ताव। संसद मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति भी स्थापित कर सकती है। यह सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्ति कर उसकी रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। और सबसे अंतिम जो शस्त्र है वो है लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सरकार को पदच्युत किया जाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से संसद मंत्रिमंडल के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है और यदि संसद मंत्रिमंडल के कार्य करने के ढंग से असंतुष्ट हो तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को उसके पद से अलग किया जा सकता